हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल आशीष तिवारी। माय नेम इज मुस्कान एंड आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे हमारा जो सब्जेक्ट है हिंदी सी, उसके यूनिट नंबर 3 के बारे में। यूनिट नंबर 3 के अंदर हमें बताया, इसमें हम कवर करेंगे चैप्टर नंबर 4 एंड 5 को। इसमें भी 2 चैप्टर आ रहे हैं। लास्ट जो यूनिट थी यूनिट नंबर 2, इसके अंदर हमने कवर किया था नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 3। ठीक है, तो उस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पेज पर भी फॉलो करके पूछ सकते हैं। अंदर हर वीडियो के लिए आपके लिए यही कॉन्सेप्ट रहेगा कि कोई भी आपका डाउट होता है कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए या फिर इंस्टाग्राम पेज के। ठीक है, वहाँ पर फॉलो करके आप लोग पूछ सकते हैं। और डेली अपडेट्स के लिए आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिट 3 में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 4 के बारे में, चैप्टर नंबर 5 के बारे में। जो यूनिट 2 थी ना, उसमें हमने कहानियों के बारे में बात की थी एंड यूनिट 3 के अंदर हम बात करेंगे निबंध के बारे में। ठीक है, निबंध के ऊपर। तो हमारा चैप्टर नंबर 4 है मेले का ऊंट। जो मेले का ऊंट है वो बाल मुकुंद गुप्त के द्वारा लिखा गया है। मेले का जो ऊंट है ये व्यंग्यात्मक निबंध माना गया है। ठीक है, इसमें समाज और राजनीति की जो विसंगति है उन पर जो लेखक है उन्होंने उसके ऊपर सीधा प्रहार किया। उसके ऊपर लेखक ने ऊंट के बहाने से समाज, सत्ता व्यवस्था, इन सभी की कमियां खामियों को उजागर भी किया है। व्यंग की शैली हल्की फुल्की ही लगती है लेकिन वो भीतर से बहुत ही भारी होती है। उनके व्यंग इतने भारी होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लेखक का परिचय देखेंगे। लेखक परिचय किसके द्वारा लिखा गया है? ये बाल मुकुंद गुप्त के द्वारा लिखा गया है, जैसे मैंने पिक्चर में दिखाया है। ठीक है, तो इनका जन्म हुआ था 1865 ईस्वी हरियाणा के गुड़गांव जिले में। ये उनकी पिक्चर दी गई है बाल मुकुंद गुप्त की। और इनकी जो प्रसिद्ध पत्रिका थी वो थी भारत मित्र। इस पत्रिका के संपादक थे। विशेषता में इन्होंने हिंदी पत्रकारिता को युग प्रवर्तक भी माना जाता था। तो गुप्त जी ने व्यंग लेखन के माध्यम से ही तत्कालीन समाज और राजनीति की बुराइयों पर ही गहरी चोट दी गई है, उस बात की गई है। रचनाएं के अंदर भारत मित्र में प्रकाशित अनेक लेख, निबंध और व्यंग, इन सभी की सारी इनकी रचनाएं हैं। एंड देन इनकी मृत्यु हुई थी 1907 में। तो मेले का जो ऊंट है उसके कथासार के बारे में पढ़ लेते हैं कि इस निबंध के अंदर लेखक ने एक मेले का जो दृश्य है उसको प्रस्तुत किया है वहाँ। ठीक है, जैसे ये ऊंट के बारे में दिखाया गया है और वहां पर जो ऊंट है ना वो लोगों को अलग अलग चीज देता है। अब ऊंट को देख के लोग अलग अलग बातें बताते हैं। कोई बोलता है कि कोई इसकी ऊंचाई पे देख के हंसता है कि इसका मतलब इसका मुंह है ये कितना ऊंचा है। तो कोई इसकी टेढ़ी चाल को देख के मतलब ये कितना टेढ़ा चलता है। मतलब ये सारी जो बातें हैं ऊंट के बारे में कही जाती हैं। तो कोई उसकी उपयोगिता और जो मजबूती है उसकी चर्चा करता है। तो लेकिन असल में जो है ना ऊंट का यही चित्रण समाज और राजनीति की विसंगतियों का प्रतीक है। वो कैसे? वो देखते हैं कि यहाँ पर जो ऊंट है ना, यहाँ पर नेताओं और शासकों का एक प्रतीक बन जाता है, जिन पर जनता टिप्पणी करती है। लेकिन जनता ये सारी कमियां निकालती है, खामियां निकालती है, कुछ अच्छी बातें भी करती है तो कुछ कमियां भी निकालती है, लेकिन इनमें अभी तक भी कोई भी सुधार नहीं हुआ है। ठीक है, प्रतिपाद्य देखेंगे तो लेखक यही दिखाना चाहते हैं कि समाज में व्यर्थ की आलोचना और उपहास से कुछ नहीं होगा। हमें अगर जरूरत है तो उसके अंदर सुधार की भावना लाने की। उनके अंदर सुधार की जो भावना की है कमी है। राजनीति और सामाजिक व्यवस्थाओं की कमजोरियों पर व्यंग्यात्मक प्रहार किए जाते हैं, लेकिन इन सब के अंदर तभी चेंजेस आएंगे जब हम इनके अंदर सुधार करेंगे। तो ऊंट के जो माध्यम से संदेश दिया गया है वो यही है कि सिर्फ हंसने से काम नहीं चलेगा, असली जो सुधार है उसकी इसको जरूरत है। ठीक है, भाषा शैली की बात करें तो भाषा इसके अंदर व्यंग्यात्मक, सरल और छुटीली है। हास्य और कटाक्ष का सुंदर चित्रण इसके अंदर देखने के लिए मिलता है। छोटे छोटे वाक्य का यूज किया गया है, कहावतें हैं, लोकोक्तियों का यूज किया गया है। एंड व्यंग पढ़कर हंसी भी आती है और सोचने पर भी सोचने पे भी मजबूर हो जाता है। निष्कर्ष, तो जो मेले का ऊंट जो निबंध है हमारा, ये केवल मनोरंजन के लिए नहीं है बल्कि समाज और राजनीति की जो कुरूपता है उसको सामने लेकर आता है। तो जो बाल मुकुंद गुप्ता है उन्होंने व्यंग की ताकत को दिखाया है। उन्होंने बताया है कि सच्चाई कहने के लिए हास्य सबसे सशक्त माध्यम होता है। तो ये जो निबंध है ना ये आज भी इतना ही प्रसिद्ध है जितना उस टाइम में हुआ करता था। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर नहीं आया, कोई भी डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं।
ठीक है, चैप्टर नंबर 5 हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा। तो प्रस्तावना, ये जो निबंध है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के प्रसिद्ध आलोचनात्मक निबंध इनके द्वारा लिखा गया है। एंड जिस लेखक ने बताया है कि लेखक जो नाखून के बहाने मानव जीवन, समाज और संस्कृति के मतलब उनके विचार पर बात की गई है। एंड देन जो निबंध है उसके अंदर केवल शारीरिक प्रश्न का उत्तर नहीं देता है, बल्कि व्यंग और दार्शनिक दृष्टिकोण से भी जीवन को ये समझाता है। तो इनके लेखक कौन है इस निबंध के, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है, जिनका जन्म हुआ था 19 अगस्त 1907 में गांव दुवेली, जिला बालिया, उत्तर प्रदेश के अंदर। ये शिक्षा, संस्कृत, इतिहास और संस्कृति का गहन अध्ययन इनके अंदर मिलेगा। एंड ये आलोचक भी हैं, उपन्यासकार भी हैं, निबंधकार भी हैं और चिंतक भी हैं। ठीक है, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं वाण भट्ट की आत्मकथा उन्होंने लिखी और अनमानस का पोथा। और निबंध संग्रह में आचार्य रामचंद्र शुक्ल नाखून क्यों बढ़ते हैं ये लिखा है। आलोचना में हिंदी साहित्य की भूमिका के बारे में बताया है। एंड विशेष योगदान के अंदर द्विवेदी जी ने साहित्य के इतिहास, संस्कृति, विज्ञान की दृष्टि को देखा। ठीक है, निबंध के बारे में पढ़ लेते हैं कि जो निबंध है इसमें निबंध के प्रश्न पूछता है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो द्विवेदी जी इसका उत्तर केवल वैज्ञानिक रूप में नहीं देते हैं, बल्कि इसे मानव जीवन की प्रवृत्तियों से जोड़ देते हैं। वो बोलते हैं कि नाखून केवल शारीरिक वृद्धि नहीं है, बल्कि मनुष्य को असंयमित इच्छाओं और आदतों का प्रतीक है। नाखून बढ़ते रहते हैं जैसे मनुष्य की जो महत्वाकांक्षा है, जो स्वार्थ है, लगातार बढ़ता रहता है। वो अपनी जो मतलब उनके पास जितना भी सामान है या वो जितनी भी खुशियाँ वो उस चीज में खुश नहीं रहते, वो चाहते हैं कि उनको और मिले। जो उनका स्वार्थ है, उनका लालच है, जो उनकी महत्वाकांक्षा है वो बढ़ती ही रहती है, कम नहीं होती है। तो संदेश यही है कि मनुष्य में आत्म संयम हो, विवेक अपनाए तो उसका जो जीवन है वो संतुलित और सुंदर हो सकता है। बट एग्जैक्टली वो ऐसा नहीं है, क्योंकि उनकी महत्वाकांक्षाएं हैं वो उनकी बढ़ती जा रही है, उनका जो स्वार्थ है वो बढ़ता जा रहा है। तो निबंध की जो समीक्षा है, तो निबंध के अंदर जीवन दर्शन और सामाजिक व्यंग के बारे में बताया गया है। भाषा क्या शैली इसमें यूज है, व्यंग्यात्मक, सुटीली और दार्शनिक है। और इसमें सरल है लेकिन जो गहरे विचार है इस निबंध के अंदर दिखाए गए। विशेषताएं, तो प्रश्नोत्तर शैली में जो पाठक को सोचने पर मजबूर करती है कि शारीरिक विषयों को सामाजिक और सांस्कृतिक सच्चाई से जोड़ना। उदाहरण में रूपकों को प्रभावी इसका प्रयोग बनाते हैं। तो निष्कर्ष देखते हैं इसका। नाखून क्यों बढ़ता है, तो इस निबंध में एक व्यंग है और दार्शनिक का अनोखा संगम आपको देखने के लिए मिलता है। तो वे जी ने साधारण प्रश्न से जीवन की असाधारण सच्चाई है उन सबको उजागर किया है। संदेश यही है कि मनुष्य को अपनी इच्छाएं, प्रवृत्तियां, इन सब पर संयम रखना चाहिए। एंड देन ये निबंध जो केवल हास्य नहीं है, बल्कि हमारी जीवन प्रेरणा भी है। इस निबंध के माध्यम से हमें संदेश भी मिलता है। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 4 के अंदर हमने बात की थी ऊँट के बारे में, सामाजिक बुराइयों के बारे में बात की थी, सामाजिक बुराइयां। एंड देन राजनीति के बारे में बताया था कि क्या क्या कमियां हैं। तो कमियां निकालने से कुछ नहीं होगा, उसके अंदर सुधार करना चाहिए। तो वैसे ही नाखून क्यों बढ़ते हैं, क्योंकि तो नाखून तो एक माध्यम लिया गया है इंसानों की कमियों के अंदर। उनके जो स्वार्थ है वो बढ़ता ही जा रहा है, महत्वाकांक्षा है वो किसी भी चीज में संतुष्टि नहीं है कि जो उनके पास जो चीजें हैं उसमें वो संतुष्ट है, उसमें उनका संयम बना रहे। उनकी जो स्वार्थ की भावनाएं हैं, उनकी महत्वाकांक्षाएं वो बढ़ती ही जाती हैं, कम नहीं होता। तो इसी चीज पर उन्होंने बात की गई, इसी पर उन्होंने अपने निबंध का नाम दिया था कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। ठीक है, तो किसी का अगर कोई डाउट है, अगर समझ में नहीं आया तो पूछ लीजिएगा, आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पेज पे फॉलो करके आप लोग पूछ सकते हैं। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। आपको कोई भी डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। और डेली अपडेट्स के लिए आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।